नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। आखिरकार चुनाव आयोग ने देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। हमारे देश में चुनाव एक बड़ा फेस्टिवल होते हैं जिनमें कमोबेश पूरे देश की भागीदारी होती है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव जीतने की आपाधापी में राजनेता और पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करता है। ये गाइडलाइंस ही आदर्श आचार संहिता कहलाती हैं। आइए जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है और इसको लागू करने का मकसद क्या होता है। दरअसल आदर्श आचार संहिता ही वो नियमावली है जो ये सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक पार्टियां अपना आचरण दुरुस्त रखें, चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो पाएं और सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल न होने पाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। ये संहिता चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। आचार संहिता लागू होते ही सरकार और प्रशासन पर कई तरह के अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। सत्ताधारी दल के मंत्री सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते और नई योजनाओं का ऐलान भी नहीं कर सकते। किसी सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं होती। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। किसी की निजी जिंदगी का जिक्र करने, जातिगत और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने या आहत करने की इजाजत नहीं होती। किसी जुलूस को निकालने या रैली करने की अनुमति आयोग से ही लेनी होती है। साथ ही चुनावी शिष्टाचार कायम करने से जुड़ी दूसरी गाइडलाइंस भी लागू की जाती हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आचरण और व्यवहार का एक पैरामीटर होती है। इसकी खास बात यह है कि यह संहिता किसी कानून के तहत नहीं बल्कि राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार की गई है। वैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर आचार संहिता का डर कायम होता है, लेकिन कई बार यह दिखाने के दांत भी साबित होती है। चुनाव संपन्न होने के बाद आरोपियों को सजा के मुकाम तक पहुंचाने की सुध न प्रशासन को रहती है और न ही चुनाव आयोग को। आचार संहिता के उल्लंघन के ज्यादातर मामले भी सांकेतिक सजा जैसे मामले होते हैं, जैसे महज कुछ हजार रुपयों का जुर्माना लगा दिया जाना। इसीलिए देश के नेताओं में भी आचार संहिता का उतना खौफ नहीं रहता जितना हमारे जनप्रतिनिधियों के अंदर होना चाहिए। इसीलिए इस बार खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर आचार संहिता की याद दिलाई है, वो भी चेतावनी के साथ। जी हां, आयोग ने साफ शब्दों में बता दिया है कि उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य होगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार अभियान में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए चेतावनी देते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात दोहराई है। आयोग ने हाल ही में अपने सर्कुलर में भी ऐसे कई उल्लंघनों का जिक्र किया था जिनमें आचार संहिता की सख्तियों को चकमा देने के लिए अपनाए गए हथकंडों का उल्लेख था। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को और शिष्टाचार के साथ संयम बनाए रखने के लिए, मर्यादा का स्तर बनाए रखने के लिए भी सलाह दी है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां बिना ठोस और तार्किक आधार के झूठे वादे कर वोटर्स को गुमराह करने से बचें। अपुष्ट तथ्य या सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर विपक्षी नेताओं पर इल्जाम न लगाएं। आयोग ने चेताया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत स्टार प्रचारक तय नियमावली का सख्ती से पालन करें। अपने भाषणों में अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। आइए सुनते हैं कि इस बारे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण, स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी। कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. तो सुना आपने आदर्श आचार संहिता का महत्व, अब आपको समझ आया होगा। आइए अब देखते हैं कि इस संहिता का इतिहास क्या है।
आचार संहिता का इतिहास समझने के लिए सबसे पहले हम 1960 में चलते हैं, जब केरल विधानसभा के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत ये बताया गया कि चुनाव के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं। 1962 में संहिता का दस्तावेज राजनीतिक पार्टियों में पहली बार बांटा गया। 1967 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया। आचार संहिता का इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद से आचार संहिता देश की चुनावी परिपाटी में बसती चली गई। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता पर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत भी करता रहता है ताकि इसमें समय के अनुसार सुधार जुड़ते रहें। एक जमाने में चुनाव के वक्त सारी दीवारें राजनीतिक दलों के पोस्टरों से पट जाया करती थीं। लाउडस्पीकर्स का कानफोड़ू छोर भी थमने का नाम नहीं लेता था। दबंग उम्मीदवार चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे अपनाते थे। खासतौर पर धनबल का बेरोकटोक प्रयोग होता था। शराब और रुपये बांटने का खुला खेल चुनाव में चलता था। बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूटने जैसी घटनाओं की भी भरमार देश में थी। यानी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का खुलकर सहारा लिया जाता था। ऐसा नहीं है कि इन सभी घटनाओं पर अब पूरी तरह से अंकुश लग गया हो। ऐसी घटनाएं तो अब भी होती हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि आदर्श आचार संहिता साफ सुथरे चुनाव आयोजित करा पाने में आशा की एक किरण बनकर सामने आई है। और अब बात उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से राज्य की आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा तय की जाती है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से ज्यादा धनराशि खर्च नहीं कर सकते। इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर्स, बैनर्स, वाहनों और विज्ञापन का खर्च शामिल होता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव का खर्च 30 लाख रुपए था, जो मौजूदा चुनाव के लिए बढ़ाकर 95 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया है। चुनाव आयोग तमाम उम्मीदवारों और उनके खर्च पर पैनी नजर रखता है और इसका उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है। तो उम्मीद है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।